अब इसके बाद अगला हेडिंग है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं या जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के पीछे इनके पास कई रीजन है। पहला रीजन तो ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इसका मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, और अगर खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये है कि इनके पास फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होती है, तो आराम से ये चिपक जाते हैं कहीं पर भी जाके। बात समझ में आ रही है? और जो तीसरा रीजन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो 3D के एलिमेंट हैं या कंपाउंड भी हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें तुम लिखो पहला पॉइंट, 3D एलिमेंट्स या कंपाउंड्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी अब इसमें पहला रीजन क्या है? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी। और जो तीसरा रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब देखो यहां अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन जो है वो हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तुमने पढ़ा होगा हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं तो उसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें V2O5 की, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं H2SO4, तो उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होता है V2O5। इसके बाद एक क्वेश्चन ये नीट में आया था, CuCl2, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है डीकन्स प्रोसेस में। ये डीकन प्रोसेस में यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। ये नीट में अभी जल्दी में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम यूज होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम बनाते हैं HNO3। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट में, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल NCERT ने भी दिया है, तो उसे भी देख लो। NCERT ने एक रिएक्शन दी है I- प्लस S2O8 2-, और ये चेंज हो गया है I2 में प्लस SO4 2- में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया है वो लिया है Fe+3। अब तुम देखो यहाँ जो आयोडीन है -1 में है और यहाँ 0 में है, चेक करो जरा, ये -1 में और ये 0 में। अगर -1 से 0 गया इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये हमने रेडॉक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। इसके बाद इसे चेक करो, यहाँ देखो सल्फर का जब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 आएगा, और सल्फेट में भी निकालोगे तो यहाँ भी +6 आएगा। तो अगर आयोडीन I- का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए था, लेकिन देखो सल्फर +6 में ये है, पर सल्फेट भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे पर ऑक्सी सल्फेट आयन भी बोलते हैं। तो H2O8 2- की बात करो तो यहाँ सल्फर +6 में, और सल्फेट में जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ भी +6 में, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? ऑक्सीजन का। देखो कैसे, मैंने तुम्हें इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। हमने एसिड पढ़ा था H2SO8, इसे हमने बोला था पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को मैंने बताया था, इसे ही प्यार से मार्शल एसिड भी बोलते हैं। और जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो याद करो हमने ऐसे बनाया था कुछ, ऐसे हमने बनाया था। और देखो यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज था, यहाँ क्या था? पर ऑक्सी लिंकेज, SOOS पर ऑक्सी लिंकेज है ना ये। अब देखो यहाँ से एक H हटा दो, एक H यहाँ से हटा दो, एक H यहाँ से बन दो, ये आयन बन जाएगा।
आयन बन गया। अब तुम जरा चेक करो, देखो यहां पर इन दोनों की वजह से आपस में इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक। लेकिन सल्फर की वजह से देखो सल्फर का +1 होगा, इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। इसके बाद यहां से चेक करो, सल्फर पर +1, ऑक्सीजन पर -1, ठीक है ना। तो यहां जब तुम चेक करोगे, यहां ऑक्सीजन पर है -1 और जब सल्फेट को चेक करोगे, सल्फेट को, तो जब सल्फेट को तुम चेक करोगे तो सल्फेट में सब जगह ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा, जहां ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन -1 से -2 में चेंज हो गया, और अगर -1 से -2 में चेंज हुआ इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है ना। तो देखो अब ये प्रोसेस होती कैसे, ये प्रोसेस होती कैसे, एक स्टेप में ये प्रोसेस नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है, I- रिएक्ट करता है Fe3+ से, I- प्लस Fe3+। अब देखो I- जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस कर देगा आयरन को, रिड्यूस कर देगा आयरन को Fe2+ में, और खुद चेंज हो जाएगा I2 में। अब ये जो Fe2+ है ये रिएक्शन करेगा H2O8 से, देखो ये रिएक्शन करेगा H2OH2- से। अब देखो ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस, तो आयरन फिर से किस में आ जाएगा, +3 में, और ये चेंज हो जाएगा सल्फेट में, ये चेंज क्या हो जाएगा। और कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करे लेकिन उसमें कोई चेंज ना आए, एज इट इज। देखो हमने लिया था Fe+3 और बाद में रिकवर भी कैसे हो गया, एज ए Fe+3 ही रिकवर हो गया। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है वो एनसीईआरटी में दे रखी है, अगर क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से तो यहीं से पूछेगा, अदरवाइज ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं कैटलिस्ट का वो यहीं से आता है। आंसर देखो, अगली प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। देखो जब कभी भी अलॉय का फॉर्मेशन होगा यानी दो मेटल आपस में मिलेंगे और वो क्या बनाएंगे, अलॉय। तो अलॉय का फॉर्मेशन होने के लिए दोनों मेटल के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो कम से कम 15% से कम रहे। लेस देन अगर 15% है तब तो अलॉय का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज अलॉय का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो बहुत आसानी से अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है। शर्त यह है कि उनके पीछे रीजन क्या है कि उनके बीच में जो साइज का डिफरेंस है, उन एलिमेंट में जो साइज का डिफरेंस है वो लेस देन 15 होना। डी ब्लॉक एलिमेंट readily form alloy। कंडीशन क्या है कि द साइज डिफरेंस between the element should be less than 15%। तो देखो यहां कुछ अलॉय हम लिख रहे हैं जो कि कई बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ब्रॉन्ज, ब्रास, इसके अलावा यहां जर्मन सिल्वर, स्टील। ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन और ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। यहां पर कंफ्यूजन होती है। देखो ब्रॉन्ज में Z की आवाज निकल रही है लेकिन है क्या, टिन, SN। और यहाँ देखो ब्रास है ना तो लास्ट में S है तो लगेगा कि यहाँ टिन है SN, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जिंक। तो इसे याद रख लेना। इसके बाद अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में होगा कॉपर, जिंक और निकिल। अब यहाँ तुम देखो ये जो कॉपर है ये तो डी ब्लॉक का है, लेकिन जो SN है ये पी ब्लॉक का है। यहां तुम ब्रास में देखो कॉपर भी डी ब्लॉक का है, जिंक भी डी ब्लॉक का है। अच्छा कॉपर तो ट्रांजिशन है लेकिन जिंक ट्रांजिशन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। यहां पर तुम देखो कॉपर निकिल ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन यहाँ जिंक ये भी ट्रांजिशन नहीं है। स्टील में तुम देखो जो स्टील का मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आयरन, मेन कंपोनेंट है आयरन। इसके अलावा क्रोमियम भी होता है, इसके अलावा वेनेडियम, इसके अलावा मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं, ट्रांजिशन। स्टील में सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, ट्रांजिशन ही है। और यहाँ पर याद रखना कार्बन की इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि किस अलॉय में नॉन मेटल ऐसे इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। तो देखो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल,
और ये प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी, ये एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है स्टील। अब यहां एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक पॉइंट और यहां लिख लेना, आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये अमलगम नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म अमलगम, डू नॉट फॉर्म अमलगम। अमलगम जानते हो ना, अमलगम क्या होता है, च्युइंगम नहीं होता, अमलगम। अमलगम क्या होता है, कोई भी मेटल प्लस मरकरी, मेटल प्लस मरकरी जब मिलके अलॉय बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं मेटल अमलगम। तो देखो आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये तीनों मरकरी के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाएंगे। और रीजन क्या है, रीजन यही है कि इनका साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज होने की वजह से, यानी 15% से ज्यादा का डिफरेंस हो जाता है मरकरी में और आयरन, कोबाल्ट, निकिल के साइज में, तो इस वजह से ये अलॉय नहीं बनाता है। इसीलिए अब देखो आयरन जो है वो मरकरी के साथ अलॉय तो बना नहीं रहा है, इसका मतलब हम मरकरी को आराम से आयरन में रख सकते हैं ना, बोलो, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी, अलॉय तो बनेगा नहीं। तो मरकरी को जो है ना, मरकरी को ये रखा जाता है आयरन में, मरकरी कैन बी स्टोर्ड इन आयरन। क्यों, क्योंकि ये अलॉय बना ही नहीं रहा है, ठीक।